बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं दुनिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल हमारे सामने है। उम्मीद तो ये थी कि इससे एक सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, लेकिन जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें फ़िलहाल इसकी हवाले से थोड़े से चैलेंजेस दरकार हैं। अगर आप आलमी दुनिया को देखें तो आलमी दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पे सियासत तब्दील होते हुए नज़र आ रही है और जो पावर हायरार्की है उसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं और एक नए चैलेंजेस एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम को पोज हो रहे हैं। जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है यूक्रेन की वॉर के बाद, गज़ा और इसराइल की वॉर के बाद, अगर आप साउथ एशिया की सतह पे, बर-ए-ज़ग़ीर की सतह पर हालात को देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और बिलखुसूस भारत का बढ़ता हुआ असर व रसूख ख़ित्ते के अंदर जो मौजूदा तौर पे अभी रिसेंटली जो मोदी साहब का विज़िट पे हुआ, जिसमें कतर के साथ उन्होंने $75 बिलियन की एनर्जी डील की है और मंदिर का इफ्तिताह किया यूएई के साथ, और सुनाई ये दे रहा है कि सऊदी अरब के साथ भी उनकी डिफेंस डील है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस और उसमें उसके हवाले से जो दुनिया भर में बातें हो रही हैं, आलमी दुनिया में जो एक रद्द-ए-अमल हमें नज़र आ रहा है, वो रद्द-ए-अमल क्या है, इसके असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, मईशियत के ऊपर और इससे बढ़कर पाकिस्तान के तासुर के ऊपर क्या पड़ेगा। क्या पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके अंदर हमें तसलसल नज़र आएगा। नई हुकूमत जो है वो IMF के साथ जब डील करने बैठेगी, क्या चैलेंजेस उन्हें पेश आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इसमें क्या किरदार रहेगा और आखिर में आलमी मीडिया का तासुर बनाने में क्या किरदार है, वो इस इलेक्शन को किस अंदाज से देख रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही मोतबर पैनल है। हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा मेरे साथ को होस्ट हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नॉन दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और साथ साथ सफ़ारतकारी के अंदर इंतहाई ज़्यादा तजर्बा और उनकी बेबाक तज्ज़िया आप मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर सुनते हैं, एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब। तो मेरे साथ मेहमानान हैं, आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं अपने मौजू, हमेशा आपसे हम शुरू करते हैं। आप काइंडली फरमाइएगा कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से देख रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरह सिविल सोसाइटी बोल रही है, जो सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, जारी बात है उन्होंने भी वही बोलना है। और आप देखें यूरोप, यूके, यूएस, तमाम की जो स्टेटमेंट्स आई वो यही आ रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थी, इलेक्शन फेयर नहीं हुए। मैं समझता हूं कि इसकी जो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास के ऊपर है कि जब वो असेंबली में जाते हैं तो वो इतना मजबूत एक ऐसा इलेक्शनिंग सेटअप नहीं बना सके और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर नहीं कर सके कि हर दफा उनको यही कहना पड़ता है। हर दफा हुकूमत भी वो बनाते हैं, कानून साजी का इख्तियार भी उनके पास है, और हर दफा इलेक्शन कमीशन भी वो जो है वो कहते हैं कि जी ये कंट्रोवर्शियल है। क्वेश्चन ये आता है कि आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम जो इमरान खान थे, चेयरमैन PTI, बानी पीटी जो चेयरमैन थे, वो कहते थे मुझे कहा गया था कि जी ये जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का चेयर जो है ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, इसको अपॉइंट कर दें, और मैंने अपॉइंट कर दिया। अब देखें, जहां पे खुद उस वक्त अपने फायदे को देखते हुए आपने इलेक्शन कमीशन को के हेड को लगाया और बाद में आप उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं समझता हूं ये किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी पॉलिटिकल क्लास ने क्या, हमारी पॉलिटिकल क्लास ने इलेक्शन कमीशन को इकोनॉमिकली एम्पावर किया हुआ है? नहीं, वो तो डिपेंडेंट है। पिछली हुकूमत जो थी, केयर टेकर से पहले जो थी, उन्होंने फंड ही जारी नहीं किए थे। सो क्या करते क्या है ये। और रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, इलेक्शन के हवाले से अनडू रिस्ट्रिक्शंस की, मैं समझता हूं जो 9 मई के वाकयात हुए उसकी वजह से डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट मुल्क के अंदर बना जिसमें एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंज बना। लेकिन अदर देन दैट आप देखें, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, 90-95 के करीब वो सीटें ले गए हैं नेशनल असेंबली में।
इसी तरह बाकी सूबों के अंदर भी उनकी प्रेजेंस मौजूद है। सो जाती तौर पे मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास को वो जो एक सर्टेनिटी क्रिएट करनी है वो नहीं हो रही। और अभी भी जो हुकूमत में आए हैं जिनके पास मेजॉरिटी है, दे नीड टू स्पीक अप, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इस वक्त जो एक डिप्रेशन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और जो पेसिमिज्म दिखाई जा रही है मुआशरे के अंदर, मैं जाती तौर पे समझता हूं इससे जान छुड़ाने के लिए जो जीते हैं उनको बोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो बोलने मत और इसके ऊपर बाहर निकले। जिस तरह आपको याद होगा कि 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल क्योस हो गया, जैसे पता नहीं दुनिया में कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है। मैं समझता हूं उस पेसिमिज्म से बचने के लिए आज जो हुकूमत बनाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे नीड टू स्पीक अप और ये जो मुश्किल वक्त में हमें निकालें। ये जो परसेप्शन क्रिएट हो रही है, इस परसेप्शन को भी चेंज करें। ठीक है ये डॉक्टर उन्हीं साहब। की जॉब है। जी 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 सर। डॉक्टर साहब, देखें ये तो आपने बात बिल्कुल वजह फरमाई, लेकिन अब अगर एक पार्टी 92-95 सीटें ले रही है तो मेजॉरिटी तो उनकी बनती है ना, न कि दूसरों की मेजॉरिटी बनती है। बहरहाल ये आपने वजह फरमाया कि बोलना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप घर में बैठे रहें और आपको जो है ना वो जीत आपको मैसर हो जाए। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जो इंटरनेशनल मीडिया को अगर हम देखते हैं या जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूनाइटेड नेशन से, यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, जिसका जिक्र डॉक्टर कमर चीमा ने भी किया, उससे दो तासुर उभर रहे हैं। एक ये तासुर कि पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो सम गेम हो गई है, एक की फतह दूसरे की मुकम्मल शिकस्त है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं, जिसको हम कहते हैं प्रिजनर डायलेमा रियलिज्म के अंदर, जो ट्रस्ट का फुकदान है, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मैं कैसे ट्रस्ट करूं, ये ना हो कि मुझे धोखा दे जाए। आप इस सूरत हाल को बैनुल अक़वामी जो परसेप्शन है उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हम जिस स्टेज पे इस वक्त खड़े हुए हैं उसमें आप, इससे पहले कि मैं बैनुल अक़वामी मीडिया पे जाऊं, अभी फजलुर रहमान की एक स्टेटमेंट आई है कुछ देर पहले जी। उसने कहा कि जी हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इलेक्शन में रिगिंग के खिलाफ। अभी फजलुर रहमान तो पीडीएम के नुमाइंदा था, ही वाज सिटिंग विद द पीएमएलएन पीपीपी इन द असेंबली। So if he goes and opens out, speaks out outside, जैसे हम कह रहे हैं कि लोग बाहर निकल के बताएं, तो आप बताएं वो अगर प्रोटेस्ट करेगा तो उसका असर क्या होगा? क्या वो प्रोटेस्ट दुनिया में नहीं देखा जाएगा? फिर हमने जो कुछ किया है इस इलेक्शन में और जिस तरह वो चीज़ें चढ़ी हैं, तो सिर्फ आप यूके और उन यूरोपियन यूनियन यूएस की बात कर रहे हैं। अगर हम एक आर्मी मीडिया का एक सर्वे कर लें और दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, गार्जियन से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, फाइनेंशियल टाइम्स से लेके, आप जो है वो अल जजीरा और एफटी और तमाम चीज़ों पे चले जाएं, उन्होंने क्या कहा है? परसेप्शन हम तो बिल्ड नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो अभी भी कहा जा रहा है, अब कल आपके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, परसों गालिबन, कि जी वो पाकिस्तान में तो इलेक्शन में रिगिंग हुई नहीं है। सलार खान बलोच है, एक बच्चा है सिब्बी से, उसने इलेक्शन लड़ा है और उसने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है। और अपना प्राइम मिनिस्टर साहब भी बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम वो देख लें वो क्या कह रहा है। फिर लश्कर ईसानी है, उन्होंने जो कुछ कहा है। जी जी जी। और फिर लोगों ने जो जीती हुई सीटें छोड़ी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि परसेप्शन उस वक्त तक रहती है जब वो रियलिटी से दूर होती है। जब ये चीजें सामने आ जाए तो रियलिज्म में आ जाते हैं। और दुनिया इन चीजों को सिर्फ देखती नहीं है बल्कि बाय करती है। सही। और दे बिलीव ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स, वो वॉशिंगटन पोस्ट, और जो हम हालांकि बहुत बड़ा दफा कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करता है और अपनी मर्जी की चीजें लगाता है। लेकिन अब हम क्या करें जब हमने खुद ही ये काम किए हुए, जब हमने ही 60,000 को जो है 30,000 बनाया हुआ है, तो आप बताएं क्या करें? तो ये जो परसेप्शन देखिए, ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है। चले हम मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, आप मान ले, पाकिस्तान पूरा मान ले कि जी इलेक्शन ठीक हुए हैं, अब जिसको मैंडेट मिला वो हुकूमत बना ले। आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल का जवाब, मुझे बड़ा दुख हुआ एक चीज से। वजीर आजम की कुर्सी पाकिस्तान की सबसे काबिल इज्जत कुर्सी है। सही। अब आप उसको नीलाम करना शुरू कर दे 2 साल और 3 साल में, कि जी 2 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहेगा। यार ये कोई नीलाम घर का खेल है? ये कोई टिक्की टोकरी है? ये कोई उड़ी हुई चीज है? ये कोई बिकी हुई चीज है कि जिसको आप सालों में डिवाइड कर ले? तो ये क्या पॉलिटिकल विजडम है आपकी?
अब आप मुझे बताइए, अगर ये पॉलिटिकल विजडम पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है तो दुनिया क्यों नहीं आपके ऊपर कीचड़ उछालेगी? दुनिया ठीक कह रही है इस वक्त, और उस ठीक कहने का असर क्या होगा? उस ठीक कहने का असर अभी नहीं होगा, और उस ठीक कहने का असर उस वक्त, उस टाइम में, जबकि आप ये देख रहे हैं कि आपका 2022-23 में आपका डेट सर्विस ऑब्लिगेशन जो है वो को 5.2 ट्रिलियन थी, जो पाकिस्तान के सारे फेडरल बजट से ज्यादा है। और आपका पर कैपिटा इनकम जो है ना, जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1464 है। पूरी दुनिया में ये पर कैपिटा, ग्लोबल पर कैपिटा इनकम जो है ना 10,529 के करीब जाता है। अब आप मुझे बताइए, इस सिचुएशन में खड़े होके आप बड़के मार रहे हैं कि जी 5 साल 2 साल एक वजीर आजम रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया के अदारे किस तरह आपसे डील करें? उनको तो यही पता नहीं कि आपका वजीर आजम कल कौन होगा। सो वंस यू हैव अ वीक गवर्नमेंट, जी वंस यू शो योर वीकनेस टू द वर्ल्ड, अभी आपने आईएमएफ के पास जाना है, अभी अभी एक हफ्ता पहले गैस की कीमतें बढ़ी हैं यार। ये क्या, ये जो हुकूमतें हैं ये सिर्फ खवास के लिए बनी है कि एक बेटा जो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक चीफ मिनिस्टर हो जाए, एक भाई जो प्राइम मिनिस्टर? क्या ये बिकाऊ माल है? क्या पाकिस्तान की सियासत बिकाऊ है? खानदानों में एक कह रहा है कि जी मेरे बेटे को वजीर, कहता है जी मैं सदर बन जाऊंगा। यार फॉर गॉड सेक, इस मुल्क में अवाम भी रहते हैं, और आप डेमोक्रेसी कहते हैं फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जी बाय द पीपल जो किया उन्होंने किया, क्या वो बाय द पीपल की प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है जो फॉर द पीपल चलेगी? सो दुनिया इस चीज को देख रही है, और जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को 2 और 3 साल में बेचेंगे, तो आपके लिए आने वाले दौर में यू हैव आप अनइमेजिनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। सही फरमाया आपने ब्रिगेड साहब, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है। मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब, आपने तो पाकिस्तान को सर्व किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जब ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पे आपके जो ट्रेड रिलेशनशिप है ईयू के साथ और यूएस के साथ वो आपकी फेवर में जाते हैं, और वहाँ से फिर राव खन्ना और इल्हान उमर डेमोक्रेट्स जो हैं कांग्रेस के अंदर, वो स्टेटमेंट देंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती आप किसी भी किस्म की डील या रिकग्नाइज न करें आने वाली गवर्नमेंट को, तो फॉरेन ऑफिस के ऊपर कितना प्रेशर होगा? क्या वो जो अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर जो हम तसलसल की बात करते हैं, क्या वो हम बरकरार रख पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि फॉरेन ऑफिस पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर अच्छा। आप घर में हिमाकत करते हैं और घर की हिमाकत सबको पता चलता है और वो रिएक्ट करते हैं, तो फॉरेन ऑफिस क्या कह सकता है? सही। क्या फॉरेन ऑफिस कह सकता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रहा है रिग्ड था? अभी तो वो क्या नाम है उसका, वो जो शेरपाओ कह रहा है रिग्ड है। पार्ट ऑफ द कोalition जो है, वो क्या नाम है उनका, अभी जो मौलाना, वो कहते हैं रिग्ड है। पीपीपी कहती है कि सिलेक्टेड है और अब ऐसा ही चलेगा। देखिए, खुद अब हमें तो पता चला है, हमें क्या, दुनिया को पता चला है कि एमक्यूएम ने कहा बस बस और सीट नहीं चाहिए। देखिए, बात सीधी सादी है, खुदा के लिए गेट टू ग्रिप्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आदमी ने अपॉइंट किया। मैं आपको बताता हूँ, एक अपॉइंटमेंट नहीं होता है सेंसिटिव पोस्ट को विदाउट क्लियरेंस। ट्रू। मैं सिविल सर्विस का बंदा हूँ सर मुझे क्या नहीं पता सिविल सर्विस में कौन किसकी लॉयल्टी किसके साथ बताया हुआ है? सही सही, बिल्कुल सही। लेट्स नॉट प्रिटेंड, इट इज अवॉइडेबल। इस किस्म की क्रिटिसिज्म अगर आप ठीक से चलें तो इट इज अवॉइडेबल। अब आप फंस गए हैं, और आप देखेंगे जितना आप इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, माफ करिए, उतना आपका इमेज बुरा निकलेगा। ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंस अभी आगे आएगा, कभी बहुत सारा झूठ होगा। हमारे दुश्मन जो हैं वो लोगों को पैसे देके कहेंगे ये बयान दो, वो बयान दो। बेहतर ये है, माफ करिए, मेक इट, गेट इट इनटू योर हेड। मेरे ख्याल में विद इन 6 to 9 months री इलेक्शन होना होगा। आई एम सॉरी, बड़ा 52 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ एक इलेक्शन लगता है, मगर अगर आप समझते हैं कि ये इलेक्शन की बुनियाद हो सकती है मोर असिस्टेंस, बेटर रेप्यूटेशन, मोर सिंपैथी अब्रॉड और डेमोक्रेसी एज अ बीकन इन पाकिस्तान, नो, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में ये कॉम्प्रोमाइज हो गया।
हिलाली साहब, बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लेकिन हम वो कहते हैं ना नाजरीन, हमारे जितने भी मेहमान हैं वो तो एक्चुअली बात ये कर रहे हैं कि आपकी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसी का एक्सटेंशन होती है आपका एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है, तो इसी वजह से उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा हम वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, क्या वो इजाज़त देती है पाकिस्तान को कि वो फिर री इलेक्शन करे, जिसकी बात मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब ने की। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हमारे तीनों मोहतरम मेहमान जो हैं वो बात कर रहे थे इंटरनल सिचुएशन किस तरह से आपकी एक्सटर्नल जो हालात व वाक़यात हैं उसको तरतीब देते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ, ज़फ़र हिलाली साहब भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर गजनफ़र साहब भी। आप अगर कोई सवाल करना चाहें। जी, मैं पहला सवाल ब्रिगेडियर साहब से करना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अच्छा। आपने जैसे भी बात की कि ये एक ऐसा मुल्क है कि वज़ीर आज़म की सीट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ऑनरेबल है। उसमें एक पार्टी 3 साल वज़ीर आज़म बनाएगी, एक 2 साल बनाएगी। ब्रिगेडियर साहब, जब स्प्लिट मैंडेट आता है, जब इस तरह की सिचुएशन है कि किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर पावर शेयरिंग ही करनी पड़ती है। पिछली हुकूमत में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। 2018 में हुकूमत बनी तो एक बंदा वजीर आजम तो बना, लेकिन उस तरह उसकी जिस तरह हुकूमत बनाएगी वो भी हमें पता है। तो क्या किया जा सकता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, जब हमने हमारी पॉलिटिकल क्लास ने पोलराइजेशन इस हद तक कर दी है कि हम समझते हैं कि सिंध सिंधियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून है। तो फिर क्या किया जा सकता है? ये तो एक जो लार्जर पॉलिटिकल डिस्कोर्स मुल्क के अंदर सेट हुआ है, वही एक रियलिटी सामने हमारे आई है। तो इस पे क्या किया जाना चाहिए? अगर स्प्लिट मैंडेट में तो फिर यही फॉर्मूलाज निकलते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? स्प्लिट मैंडेट हैज बीन क्रिएटेड, आई एम सॉरी टू से। अगर आप अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स की जब जाए रियलिटी में, और जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो लोग बता रहे हैं, तो उसमें तो ट्रेंड कुछ और डिफरेंट था। आपका स्प्लिट मैंडेट आना ही नहीं था। चले मान लिया, मान लेते हो स्प्लिट मैंडेट आया, तो क्या स्प्लिट मैंडेट पाकिस्तान में पहली दफा आया? इससे पहले भी स्प्लिट मैंडेट था। अभी पीडीएम की हुकूमत क्या थी? स्प्लिट मैंडेट पे नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहा ना, जैसा भी था। 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जेस उन पे लगने वाले थे, और उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। इससे पहले आप उसकी माजी में चले जाएं, स्प्लिट मैंडेट था। दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें, इंडिया में 2 दफा स्प्लिट मैंडेट आया। ये तो नहीं होता कि जी आप स्प्लिट मैंडेट का मतलब ये है कि सदर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ये एक रहेंगे। आप मिनिस्ट्रीज डिवाइड कर लेते हैं स्प्लिट मैंडेट में कि 6 मिनिस्ट्रियां तुम्हारी, 6 मिनिस्ट्रियां तुम्हारी, या आप डिवाइड कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा तो प्रेसिडेंट तुम्हारा। ये चीजें होती हैं जो स्प्लिट मैंडेट। ये नहीं होता कि कुर्सी को आप बेचते हैं कि 3 साल। ये तो सर, ये मतलब ये कौन सा, ये मुझे बताइए दुनिया में कहीं आपने देखा ये कि जी ऐसा स्प्लिट मैंडेट में हुआ? ये तो प्राइम मिनिस्टर कोई एक, देखिए, लकड़ी की कुर्सी तो नहीं है। इट्स एन ऑफिस, इट कैरीज एन ऑनर, इट कैरीज अ डिग्निटी। दुनिया में लोग जो है वो लीडरशिप की ट्रेड देख के जो है वो मुल्कों के साथ तिजारत करते हैं। वो देखते हैं किस टाइप की लीडरशिप मौजूद है। जब आप ये देख रहे हैं, अब कमिटमेंट लोग कहाँ से लेते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो आपको कमिटमेंट देता है, और वो देखते हैं कि इसके नीचे जो वर्किंग टीम है कैसी है और वर्किंग टीम का क्या कैलिबर है। अब आपने, अगर उनको ये पता हो कि इस शख्स ने, जिसकी गवर्नमेंट से हम बात, इसने तो 2 महीने बाद चले जाना है। आप मुझे बताइए, अगर ऐसी कोई चीज हो, ये तो बैंकों के अंदर नहीं होती। कोई मैनेजर जा रहा होता है तो लोग उससे लोन नहीं लेते कि जी ये तो चला जाएगा, पीछे हमारा क्या होगा, कोई परमानेंट आएगा तो उससे करेंगे। सो हमारे यहाँ मेरा ख्याल असल में जो रियलिटी है इस वक्त, जो रियलाइज नहीं हो रही, वो कोई और रियलिटी है। अब मुझे बताइए ना, फजल रहमान क्यों कह रहा है कि हम जो है वो रेगिंग एलिगेशन के खिलाफ जो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे? अभी कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने कहा जी हमारे साथ धांधली हुई है। उधर पीपल्स पार्टी का उठा के देख लीजिए वो क्या कह रहे। तो बाने का कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि जो पार्टियां स्प्लिट मैंडेट लेके हुकूमत बनाने जा रही हैं, वाकई उनको वो मैंडेट दिया गया? लोग आज क्या चीख रहे हैं? बहुत सारे लोग चीख रहे हैं कि हमने तो वोट कहीं और डाला था तो गया कहीं और चला गया। इसीलिए आपके अंदर ये चीजें, देखिए, हम अपने अंदर जो मर्जी कह लें, लेकिन हमें आज ये बात याद रखनी चाहिए कि आज के डिजिटल दौर में हमारे अंदर जो भी चीजें होंगी वो बाहर ट्रांसफॉर्म होंगी। मुझे अफसोस होता है जब मैं इंडियन चैनल्स पे या बहुत सारे उनके एनालिस्ट के प्रोग्राम देखता हूँ,
कल भी करण थापड़ साहब का एक प्रोग्राम था जो पाकिस्तान के नजम सेठी के इंटरव्यू पे थे, उन्होंने क्या, तो क्या मुझे तो इस वक्त दुख हो रहा है कि मेरे मुल्क की जिस तरह नीलामी की जा रही है, मेरी मुल्क की इज्जत की, उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी कायम नहीं हो रही। अगर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कायम नहीं हो रही तो आप मुझे बताइए आने वाली हुकूमत की क्रेडिबिलिटी किस तरह कायम होगी? वो तो क्रेडिबिलिटी उस वक्त कायम ऐसे होगी कहना आप कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, फिर तो ऐसे कहना कि ये चीजें तो माजी में होती रही हैं, लेकिन फिर एक्सपोज अभी हो रही हैं और हमें ज्यादा दुख अभी हो रहा है। सर माजी में भी लोगों ने बात की है, हर इलेक्शन को उठा के देख लें, बहुत जगह पे लोगों ने टीवी पे चलाया कि जहाँ पे बैलेट बॉक्सेज है वो नालों में पड़े मिले। इस दफा उसका जो स्केल है उसमें चले हो गया, मान लिया, अब स्प्लिट, आपने खुद फरमाया स्प्लिट हुकूमत बन रही है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर स्प्लिट हुकूमत बन रही है, जिसने भी बनानी है बुला ले, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर के नीचे की जो टीम है उसमें आप डिविजन्स कर लें, 6 मिनिस्ट्रियां एक को दे दें, 6 मिनिस्ट्रियां एक को दे दें, बस ठीक है, ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर रखे, बना ले स्प्लिट मैंडेट, लेकिन कम से कम कोहेरेंट किस्म की चीज तो लेके चलें, सॉलिड किस्म की चीज तो लेके चलें, ताकि दुनिया को ये मैसेज आए, हाँ एक गवर्नमेंट है विच इज लेड बाय मिस्टर एबीसीडी एंड ही विल एंजॉय आवर कॉन्फिडेंस। अगर ये नहीं होगा तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पे या मालियाती अदारों के साथ जब हमने डील करना है, जब पाकिस्तान ने बाहर अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को लेके जाना है, जब अफगानिस्तान के साथ हमने बातचीत करनी है, जब टेररिज्म पे आपने बातचीत करनी है, जब आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत करनी है, तो उस वक्त हमारी आवाज की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इस चीज को देख लें तो मेरा ख्याल बहुत सारी मसले जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगर उस चीज को नहीं देखेंगे और अपनी इंटरनल फ्यूड में, इंटरनल फाइट में पड़े रहेंगे, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। दुनिया कह रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जफर अली साहब, सर आपसे छोटी सी ये सवाल ये करना है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चन है, अभी हमने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना है। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है कि अमूमन जो हुकूमत जाती है, 2018 के बाद भी ऐसे ही हुआ था, हाइब्रिड हुकूमत थी कि पहले अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफिस हमारे जो हैं वो जाके बात करते थे, पीछे इलेक्टेड लोग चले जाते थे और पैकेज भी मिल जाते थे, चीजें भी आ जाती थी। अब आप कैसे देखते हैं, अब भी ऐसे ही होगा कि अब अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जो है वही जाके बात करेंगे और इलेक्टेड जो है बाद में जाके डील्स करेंगे और साइन कराएंगे? ये चीज हमारी क्रेडिबिलिटी को अब बनाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जैसे जो हमारे आईएमएफ प्रोग्राम है, ये कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं होते, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, अब क्या होगा इस हवाले से? देखिए, कुछ हद तक तो आपने बिल्कुल सही कहा। जो कमिटमेंट होता है कि जिस प्रोग्राम पे आपकी एग्रीमेंट करते हैं आईएमएफ के साथ, उसको वही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो ना सिर्फ उस गवर्नमेंट की एश्योरेंस चाहते हैं, मगर जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर है, उसका भी एश्योरेंस वो चाहते हैं। ये तो छुपाने की बात नहीं है, और वो एश्योरेंस आपको देना पड़ता है रिगार्डलेस कि वो इन सेंस उनका कुछ काम नहीं है इसमें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये प्रैक्टिस रहा है। मगर देखिए, बात असल ये है कि ये 3 और 2 साल, ये तो इट्स अ जोक। 3 साल में जो शहबाज शरीफ करेगा, तो 2 साल में वो जो बाकी है वो आके अंडू कर देंगे। यही चाहिए आपको? वो शोर मचाएंगे कि हमारा ये नहीं है, वो पब्लिक रिएक्शन उनको बता देगा कि क्या पॉपुलर है क्या नहीं पॉपुलर है। फौरन वो जाके कहेंगे वी डिसओन दिस, डिसओन दैट। तो बिल्कुल सही बात है जिस पैनलिस्ट ने कहा है कि दिस इज नो वे, और वो वैसा ही होगा। तो मैं समझता हूं कि वी आर इन अ मेस। हमने अपने आप को फॉर वट एवर रीजन, एक्सीडेंट, डिजाइन, जो भी है, बैड गुड, वी आर इन अ होल। अब दुनिया जानना चाहती है कि हाउ आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस होल, और व्हाट इज द टाइम पीरियड। मेरा अपना ख्याल है कि अगर हमने कहा कि बहुत सारे इलेक्शन प्रोसेसेस में इस किस्म के नुक्स थे which enabled many things to happen which should not happen, and it was not deliberate, it was not rigging, it was something that is very inherent in a defective system,
उसको हम ठीक करके on such and such a day we will have a further election. So what I think the IMF will do, उस दूसरी बातें छोड़ें, पॉलिटिकल उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, पॉलिटिकल सीरियस कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि लोग कहेंगे कि भाई इनको तो पता ही नहीं व्हाट दे आर डूइंग, चलिए वो बेइज्जती आप ले लें, मगर कम से कम वो जो फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस चाहिए वो लोग कहेंगे चलो 2 साल के बाद प्रॉपर इलेक्शन, प्रॉपर गवर्नमेंट, तो 2 साल तक हम आपको मदद करेंगे, नहीं तो यू कैन गो इनटू डिफॉल्ट इमीडिएटली। ये जफर इलाली साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एमर्ज करी थी बिकॉज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड बिकॉज ऑफ द स्पेस जो क्रिएट हुआ था, और फिर जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले कर रही हैं जिस तरह ब्रिक्स वगैरह, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा सकते थे, लेकिन इनस्टेबिलिटी मुझे लगता है जैसे उसके अंदर मेजर रुकावट है पाकिस्तान के अंदर। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इस चैलेंज को किस तरह से मीट किया जा सकता है? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी जी जफर साहब आपसे। नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर तब्दीली वाक़या हो रही है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनको स्पेस मिल रहा है खेलने के लिए, जिस तरह सऊदी अरब ने अच्छे ताल्लुकात रखे, रशिया के साथ भी बना लिए हैं, चाइना के साथ भी वो ट्रेड डील कर रहे हैं यौन के अंदर, और पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है हमारे अंदर, जो कि हमें उम्मीद थी कि इलेक्शंस के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, तो हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे? गवर्नमेंट में इतनी अहलियत रहेगी कि वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाए? देखिए, माफ़ करिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा, दे आर यूज्ड टू द फैक्ट कि जो गवर्नमेंट है वो असल पावर्स उसके लिमिटेड हैं, और जो गवर्नमेंट पीछे हैं वो उनका कमिटमेंट होना चाहिए। ये अमेरिकन तो सीधा कहते हैं, वो ब्रूस राइडल ने तो उसको किताब में लिख दिया है कि हम तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, इसलिए कि इन लोगों से दूसरों से बात करना का फजूल है। मगर मैं तो कुछ और कहना चाहता हूं आपको जी। ये वी हैव टू टेक द हिट ये होगा कि इन लोगों को अपने आप को ऑर्गेनाइज ठीक तरीके से नहीं कर सकते, और ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक ये वो आप बता रहे हैं, आई एम सॉरी, दिस इज अ लग्जरी जो पाकिस्तान नेवर हैड। इसलिए कि अगर आप जरूर कह दें कि हम डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, तो अगर आप डेमोक्रेसी थे तो एस्टैब्लिशमेंट से लोग क्यों जाके हर वक्त बात करते थे? माने किसके साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से नहीं कमिटमेंट लेते थे कि ये करो, वो करो, ये करो? मैं फॉरेन सर्विस में रह चुका हूँ, कौन कह सकता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, अमेरिका पॉलिसी, चाइना पॉलिसी पे क्या आप समझते हैं कि एक सिविलियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी चाहता है वो कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। तो लेट्स गेट यूज्ड टू दिस फैक्ट। तो मेरे ख्याल में ये बनावट जो है इसका आपसे कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। ये जो आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक स्पेस मिला है, ये कुछ नहीं है। आप यू हैव टू थिंक कि आप अपने आप को इस कुएं से कैसे निकालें लीस्ट डैमेज पॉसिबल, और आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, आपकी एबिलिटी टू एडमिनिस्टर एंड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, वो होनी चाहिए। देखिए, माफ करिए, आप एक हिस्टोरिकल स्टेट नहीं है, आप रशिया नहीं है, आप चाइना नहीं है। ये चाइना और रशिया हर वक्त जिंदा रहेगा अगर आप उनको नॉर्थ साउथ कर दें। आप यू आर अनफॉर्चुनेटली द क्रिएशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, युगोस्लाविया था, और उनकी सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ देयर लीडर्स। अगर लीडर्स वाइज हैं, बच जाता है और बन के चलता है आगे। मगर युगोस्लाविया आप देख लें, टीटो था, चला लिया, दूसरे आए, खत्म हो गया। सोवियत यूनियन जो हिस्टोरिकल स्टेट नहीं है, रशिया है बट नॉट सोवियत यूनियन, उसको उन्होंने ठीक तरीके से नहीं चला सके, बच गया। हम खुद we were badly, we did not conduct our policy wisely, हम आधा हो गए। For God's sake, हिस्ट्री को पढ़ें, सोचें, आपकी अपनी एक्सपीरियंस सोचें, और फिर सोचें कि आप जो कर रहे हैं मुनासिब है कि नहीं।
अब ज़फ़र हिलाली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया, एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी, वो भी लीडरशिप की तरफ से किसी कौम को ऊपर भी ले जाती है और उसको आगे चलाती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्फ़ा लेते हैं, जब वक्फ़े से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान को जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, उसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या लाहक हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जो इस्तेहकाम है वो ज़रा मुतज़लज़ल है, क्या हम अपने इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे? अब लेते हैं यहाँ पे छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले ज़फ़र हिलाली साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे थे कि लीडरशिप की तरफ से जो रैशनैलिटी है वो अक़वाम को राइज़ की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जिसमें मलेशिया भी है, जिसके अंदर चाइना भी है। और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो ख़ित्ते की नई सूरत हाल पैदा हो रही है, उसमें जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है पाकिस्तान को, और उसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर यूक्रेन की वॉर हो या गज़ा इज़राइल की वॉर हो या साउथ चाइना के अंदर टेंशन हो, उस हवाले से जो चैलेंजेस पाकिस्तान को पोज़ हो रहे हैं सिक्योरिटी, और फिर सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्या इस सिचुएशन के साथ पाकिस्तान अपनी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स है उनको टैकल कर सकता है? ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? असल में देखिए, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी और एक कोहेरेंस जो होती है मुल्क के अंदर बहुत सारे अदारों की और पब्लिक की, वो बड़ी ज़रूरी होती है। 2023 में फिच ने हमारी जो रेटिंग थी ना, उसको डाउनग्रेड करके CCC+ से CCC- कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में देख रहा था, अप्रैल, मुझे याद है 4 अप्रैल को आई थी। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 4 मिलियन जो लोग हैं वो दे आर बिलो लोअर मिडिल इनकम, यानी उन्होंने कहा था $3.6 पर डे उनकी इनकम है, और पॉवर्टी लाइन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 0.4% पे जा रही है अगेंस्ट टारगेट ऑफ 5%, 0.4% पे। और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट आपको पता है कहाँ पहुंचा है? ये अभी कोई 39% से क्रॉस कर गया। और आपने जून में, अगर आपको याद है, जून 2023 में हमने एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान भी दिया था, जिसमें हमने कहा था कि जी हम प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, एनर्जी सेक्टर है, इसमें हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब ये चीजें वो चीजें हैं जो इसमें आप इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो आपकी इकोनॉमी को मजबूत करने के काम आती है। और जब सिक्योरिटी और इकोनॉमी का बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा क्या है? एक्सटर्नल बॉर्डर पे तो चले फिलहाल मैं कहूँगा कि रिलेटिवली सिचुएशन बेहतर है, सिर्फ वो चाइना ईरान के एक मिसाइल हमले के बाद। लेकिन इंटरनली और टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म की जो आप जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसमें आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, और कम खर्चा नहीं होता जब आप फोर्सेस रेज करते हैं, जब वेपन यूज करते हैं, हर दूसरे दिन आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े हार्डकोर टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खर्चों पे जाता है। अब कहते हैं कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी 4 खरब रुपए दिए हैं। तो मेरी नजर में जो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो सिक्योरिटी से अगर आप रिलेट करें, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस तो आपको पता है, चाइना के साथ आपका CPEC था वो स्लो हुआ है, अमेरिका नहीं चाहता था आपके साथ CPEC चले, हमने इमेजिन किया था, और इसी हुकूमत की तरह के वजीर जो अभी PMLN भी देख ले, बाकी पाउडर ने कहा था कि CPEC विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, एंड इट वुड हैव ब्रॉट अ रेवोल्यूशन, बट इज इट गोइंग अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन प्रोग्राम? तो वो भी नहीं चल रहा। ईरान के साथ हमारी अभी कुछ आपस में बातचीत करके बेहतर हुई है। इंडिया जो कुछ हमें जिस तरह बदनाम कर रहा है, जो चीजें कह रहा है वो आपके सामने, और इंडिया अब एम क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, उनका जयशंकर और बाकी उनकी जो नजरें इस पे हैं। तो हमारे इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो तमाम के तमाम जो है आपस में को रिलेटेड हैं, और हमारे अंदर हमको उन तमाम चैलेंजेस से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लड़ना है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम उनको फेस कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी बेहतर होगी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी अगर आपकी हुकूमत बेहतर होगी, हुकूमत बेहतर होगी अगर आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी अगर सारी पार्टियां 1 पॉइंट प्रोग्राम पे एग्री करेंगी, और उनके साथ फिर उस हुकूमत के साथ जो कंसर्न अदारे हैं वो इंटरलिंक्ड होंगे। ये कनेक्टिविटी क्रिएट करती है सोशल एंड पॉलिटिकल कोहेरेंस और इकोनॉमिक कोहेरेंस।
तो अब जब हम आज की पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन को देखते हैं, और जैसे हम बार बार इस चीज का हर शख्स जिक्र कर रहा है कि हमें अगली ट्रांची के लिए आईएमएफ के पास जाना है, तो आप मुझे बताइए ये इंटरनल चैलेंजेस, यानी रशिया जैसे, अभी किसी ने पहले आपसे उन्होंने कहा कि रशिया खुद तो एक था, लेकिन जब वो रशियन सोवियत यूनियन रिपब्लिक सारी टूट गई, क्यों टूटी, क्या वजह थी, गोर्बाचोव ने क्या कहा था, गोर्बाचोव की क्या स्टेटमेंट। तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर ये डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस से, ये और हमारे बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रिगेडियर चैलेंजेस साहब, को आपने बजा फरमाया, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा पाकिस्तानी डियास्पोरा के ऊपर। क्या जो जिस तरह बड़े रेमिटेंसेस भेजते हैं हमारे पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, अमेरिका में जो डियास्पोरा है बड़ा इफेक्टिव है, वो इस वक्त एक्टिव भी नज़र आ रहा है, उसका किरदार क्या होगा पाकिस्तान के अंदर तासुर के हवाले से, स्पेशली चूंकि मुझे वही लगता है फीड कि कर रहे हैं ना जी। देखिए वहां पे बड़े बड़े कमिटेड लोग बैठे हुए हैं, और वो पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है, और मैं ये, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो रोजाना रिंग करके पूछते हैं कि जी क्या होगा या क्या होने वाला है। पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी की सिचुएशन या पॉलिटिकल सिचुएशन ऊपर नीचे रही, लेकिन डायस्पोरा ने फिर भी कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, ये बड़ी हाई थी 2021 और 2020 और 2000 उसके फिगर आप निकालें, इट केम डाउन इन 2023, और 2022 के आखिरी अगर एक्सरे की आप स्टैटिस्टिक निकालेंगे तो इसमें डिप आया था। लेकिन वो लोग, उनको अगर आप कॉन्फिडेंस दे, इस वक्त उनको, मुझे अगर कहने की इजाजत दीजिए, इस वक्त डायस्पोरा को कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, ठीक ठीक जिस कहा। वजह से लोग जब रिजेक्टेड होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, देन दे नॉट कंट्रीब्यूट, और वो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो, अगर कम भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनटेक जो है वो सफर करेगा। तो अब ये चीजें जो है, जब तक हमारी इंटरनल सिचुएशन को हम बैलेंस नहीं करेंगे, अगर वही हो जाता जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान था, जिसमें आपने एग्रीकल्चर को लेके आगे चलना था, जी एनर्जी को लेके जी आगे, जी जी अभी आपने जिक्र किया कि जी अमेरिका इंडिया जी की किस तरह कतर से और सऊदी अरब से बातचीत हो रही है। जी सऊदी अरब ने हमें भी कहा था कि मैं यहाँ पे एक रिफाइनरी लगाऊंगा $20 बिलियन, अभी अभी तक तो वो चीज नहीं आई है। तो हमारे यहाँ तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे जिन्होंने, बल्कि यहाँ से तो आपने देखा टेलेनॉर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो चली गई है यहाँ से, और इस आपने तरह जो है वो अगर ब्रिगेडियर वो साहब बैक सही करते सही हैं। फरमाया। अगर आप इजाज़त दें डॉक्टर कमर चीमा साहब, देखें अमेरिका अगर उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि हम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जनाब, फिर उसके बाद हम देखेंगे, और जिस तरह की मीडिया की उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, तो आपको लगता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक जो हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका हैं, तो उस सूरत में क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके उन्होंने वादे वईद किए हुए हैं इस सूरत हाल में? देखिए बात सिंपल सी है, बात यह है कि आप इंटरनली कितनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। मैं आज भी इस चीज पे मुझे यकीन है कि 2018 में जो सिचुएशन थी, अभी तो ज्यादा, क्योंकि जो कंट्रोल है सोशल मीडिया का वो इमरान खान की पार्टी के साथ है, वो ज्यादा क्योस भी क्रिएट कर लेते हैं, और ओपिनियन इस वक्त को अच्छी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस भी बहुत गंदी थी। रात को 2 बजे वो कह रहे हैं आधे घंटे बाद रिजल्ट भेजें, और रिजल्ट 2 दिन बाद भी नहीं आ रहा। ये बातें सारी ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने थोड़े दिन पहले अभी रिजल्ट आए हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पे तो अमेरिकन अथॉरिटीज पहले ही बहुत सारे लोगों को जो है वो सजाएं भी दे, ब्लैक लिस्ट कर चुकी है, वो अमेरिका नहीं आ सकते। और बांग्लादेश के साथ उन्होंने क्या सलूक किया अमेरिकन ने, थोड़े दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी, हम काम करना चाहते हैं इस हुकूमत के साथ। क्वेश्चन में एक्सटर्नल लेजिटिमेसी जरूरी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह हलाली साहब बात कर रहे हैं और ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, मैं इनकी बातों से मुत्तफिक हूं कि हमें अब बहुत मैस हो गया इंटरनली, और ये कॉन्टिन्यूस मैस है जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ, और उसकी एक पीक हम देख रहे हैं। और लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर हम आज भी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा भाई, उनको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा। यहाँ 24-24 घंटे आप घरों में बैठ के और मीडिया और ऑपोजिशन को ये मौका देंगे कि वो इसके ऊपर कमेंट करते रहे, तो फिर ऐसे ही होगा, एक सिचुएशन अनसर्टन मजीद क्रिएट होगी। सो जिन पॉलिटिकल फोर्सेस को मैंडेट मिला है एटलीस्ट उनको बोलना चाहिए। आपको याद है कि जैसे मैंने बांग्लादेश की मिसाल दी, अमेरिका के अंदर भी इस तरह की मिसालें, ट्रंप के दौर में क्या क्या नहीं हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश करना चाहता जो क्योस फैला है अभी रिसेंटली,
लेकिन आपने कहीं आगे तो जाना है ना भाई, तो सब मूव ऑन रादर देन उसी को बैठ के अपनी सिचुएशन को खराब कर लें। मैं समझता हूँ इसके लिए थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है जो डॉक्टर हल्के साहब, जीते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ज़फ़र इलाही साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा, चूंकि हम आखिरी मराइल के अंदर हैं और हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, काइंडली फरमाइएगा कि हल क्या है। आप क्या प्रिस्क्रिप्शन देंगे पाकिस्तान को? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में चार्टर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट अब साइन होना चाहिए, और या फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंटरनल स्टेबिलिटी भी आए और कम से कम हमारा बाहर तासुर जो है वो बेहतर हो? आपकी नज़र में हल क्या है सर? देखिए, मेरा ख्याल में इंटरनली अगर हम अग्रीमेंट कर पाए तो बाहर भी लोग ठीक हो जाएंगे। अगर वाकई एक जेन्युइन अग्रीमेंट हुआ तो जी मैं वाकई समझता हूँ कि एज फार एज इलेक्शंस आर कंसर्न, सबको मिलना पड़ेगा, सबको बुला के बिठा के कहना पड़ेगा कि ये हमारे प्रपोजल्स हैं टू ओवरकम द एलिगेशंस ऑफ दिस एंड दैट। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? He must be a man who is impartial, qualified, and by career and whatever it is, known to be impartial, not biased, or appointed by one party, so that they benefit from his decision. राइट सर। दूसरी बात आप जी सर प्लीज़ प्लीज़। दूसरी बात आपको करना पड़ेगा कि आरओज जो होते हैं जी। वो किधर से आएंगे, किस किस्म के लोग होना चाहिए, क्या वो शुडंट दे बी ऑफिसर्स? मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट इज टू हैव इम्पार्शियल ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, व्हाई नॉट? और आर्म फोर्सेस के और उनका जो बॉस होगा वो सिविलियन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, तो देयर इज नो डाइकोटमी ऑफ एलिजेंसेस, लॉयल्टीज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। वो सुने, ही विल लिसन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जी हो सकते हैं। और आपका सिस्टम, खुदा के लिए, पूरी दुनिया में 12-14 घंटे में इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते हैं, आप 3-3 और 4-4 दिन लगाते हैं, एंड वी नो व्हाई यू डू दैट। जी, वो तो हम टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा नहीं उठाते जानबूझ के। ब्रिगेडियर साहब, आपकी नज़र में प्रिस्क्रिप्शन? मैं तो ये समझता हूँ, एक अमेरिकन की स्टेटमेंट में एक चीज़ है, मेरा ख्याल है, मुझे वो अपील की है। वो कहते हैं कि जी जो कुछ इलेक्शन में हुआ है इसके अंदर अदालत को जस्टिस शुड प्ले इट्स रोल। पहली बात तो ये है, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सबको पॉलिटिकल पार्टीज को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान किस हंच पे खड़ा हुआ है। ये विक्टिमाइजेशन का और मड स्लगिंग का दौर नहीं है। इसमें अवाम का इंटरेस्ट भी शामिल करना होगा। सिर्फ ये इंटरेस्ट अगर रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूं और मेरी, उससे मामला हल नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो चीजें जहां पे इलेक्शन के अंदर जहां पे सवाल उठे हैं, उनका अकॉर्डिंग टू द मेरिट फैसला करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो ये कभी भी जो एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि अभी जेयूआई कह रही है कि हम निकलेंगे सड़कों पे, तो बताइए फिर किस तरह स्टेबिलिटी। तो इमीडिएट हल इस वक्त जो आपने देखना है वो ये है कि जो इस वक्त जो मैस क्रिएट हुआ है या जो चीजें ऑब्जेक्शनेबल हुई हैं, उसको हम किस तरह, उसका रिड्रेस किस तरह करें। और मेरा ख्याल, अगर एक इंडिपेंडेंस के तौर पे जुडिशरी कुछ चीजों को ले और फैसला करे और लोगों की तवक्कुआत को मद्देनजर रखते हुए जो मेरिट और सच है उस पे फैसला करके एक गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, तो और वो उसका मैसेज बाहर जाए, तो यही इस वक्त हल है। इस वक्त आप दूसरे एक इलेक्शन के मुताबिल भी नहीं हो सकते। हाँ, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन कम से कम फिलहाल इस सिस्टम को किसी ना किसी तरह आपको चलाना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस पॉलिटिकल अपहीवल की वजह से। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मैं चाहता हूं आप इसको वाइंड अप कीजिए। कहते हैं ना, ये जो दोनों हमारे मोहतरम मेहमानों ने जो बात कही है, इंटरनल सिक्योरिटी जनरेट्स द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आप क्या हाल समझते हैं पाकिस्तान का? देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, और वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी है, वो सोसाइटल सिक्योरिटी भी है, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है। ये होगी तो ऑब्वियसली बाकी जो सिक्योरिटीज हैं वो होंगी। और ये बिल्कुल सही है। और हमें एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, और फिर जो ताकतवर होता है वो प्रिवेल कर जाता है।
नाजरीन, आपने हमारे तीनों मोहतरम मेहमानों का तजिया सुना, जिसमें ज़फ़र हिलाली साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आलमी उमूर के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब जिन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से पाकिस्तान के इंटरनल जो सिक्योरिटी है उनको लिंकअप किया पाकिस्तान के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ। डॉक्टर कमर चीमा साहब थोड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं और वो समझते हैं कि डायलॉग के ज़रिए से पाकिस्तान को बेहतर रास्ते पर डाला जा सकता है। आपकी इसमें क्या राय है उसकी हम मुंतज़र रहेंगे। कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।